किरदार इंटेलिजेंस एजेंसीज का था वो यहाँ भी मौजूद था, उसी तरह से था। और कल भी जो अवाम की अमानत वोट की सूरत में होती है, कल भी उसमें खयानत हुई। हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। मौलाना गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जीतने पर पीटीआई को कब मुबारकबाद देने? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पहले भी बहुत से इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में हुए, पर जो इस बार इनको तवज्जो मिली है वो पहले कभी नहीं थी। इसकी वजह यह है कि अपोजिशन जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को बहुत ज्यादा अहमियत दी। इसको एक लिटमस टेस्ट की तरह लिया। अपोजिशन का समझना था कि अगर ये इंतखाबात साफ शफाफ हो गए तो इनको आने वाले इंतखाबात, जिसमें सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात शामिल हैं, में खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। वो ये समझते थे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पर आज अपोजिशन नाला नजर आती है और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीके इंसाफ अब 10 सीटें ले चुकी है, पीपल्स पार्टी 3 और नून लीग 2 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। ऐसे में आज पीडीएम ने हुकूमत की तरफ से सियासी इज्तिमात पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है और ऐलान किया है कि पीडीएम के जलसे जो हैं वो स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। और आज वजीर आजम ने सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाने की भी बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। अब मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आजाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सके। जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो अब बाकी जमातें कहती हैं कि जनाब ये सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें। नाज़रीन, हुकूमत खुद अपोजिशन के साथ कुछ मामलात सुलझाने के मूड में नजर आ रही है। इसलिए हुकूमत ने मलिक आमिर डोगर साहब को मामले खसूसी पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो मुकर्रर किया है और वो आज हमारे साथ हैं स्टूडियोज के अंदर। तहरीके इंसाफ के MNA हैं और कौमी असम्बली में चीफ विप और वजीर आजम के मामले खसूसी हैं बराए पॉलिटिकल अफेयर्स। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज हमदुल्ला साहब। आपका ताल्लुक जमात उलमा इस्लाम फेस से है और वो सेनेटर रह भी चुके हैं। मियां जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो कौमी असम्बली कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरपर्सन हैं। सबसे पहले आमिर साहब, इससे पहले कि हम गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जाएं, आज एक मुआहिदा सामने आया है जो आपने तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ दस्तखत किए हैं। उस मुआहिदे के मुताबिक आपने ये कहा है और ये इस मुआहिदे के ऊपर ये दस्तखत हुए हैं आपके नूरुल हक कादरी साहब के भी, फिर अस्करी क़यादत की तरफ से भी हुए हैं। और उसके अंदर कहा गया है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाएगा, उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर मामला लेके जाया जाएगा, 3 महीने के अंदर उसके ऊपर रेजोल्यूशन आएगी, फिर आप अपने सफ़ीर को फ्रांस से बुलवा लेंगे और जितनी भी फ्रेंच के फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आप बैन लगाएंगे। अब ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं है, उनके जज्बात नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, उनकी अज़मत पे हमारी जानें भी कुर्बान है। तो ये बड़ा अच्छा एक मुआहदा गवर्नमेंट ने किया और कल फिर मैंने देखा कि रिजवी साहब ने और उनकी टीम ने भी टाइमली बड़ा वाइज डिसीजन किया, क्योंकि एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी धर्म बरहम हो रहा था और ये मुतालबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को भी वापस भेजा जाए और वहाँ से हमारे सफ़ीर को भी बुलाया जाए। और कौम मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में कुछ दिनों मैंने इत्तेफाक हुआ कुछ स्टोर्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाने का, तो इवन वहाँ भी स्पेशली फ्रांस की जो चीज़ें थी वो उन्होंने उनको ऊपर बैन किया हुआ था और बिल्कुल क्रॉस किया हुआ था। तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहिए। इसका एक ये फायदा भी होगा। और मगर जो फ्रांस के सफीर को जो आप बाहर भेजेंगे उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आए और उसके तहत जो है वो आप फ्रांस के सफीर को वापस भेजें, अपने सफीर को वापस लेके आए, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप खत्म कर दें फ्रांस के साथ। मैं समझता हूँ जी हमारी हुर्मत से ज्यादा तो अजीज हमें
में कोई चीज़ नहीं है, फ्रांस के साथ हमारा क्या है। और प्रीवियस जो अभी सेशन हुआ है उसमें भी आपने देखा यूनानिमस हमने एक रेजोल्यूशन मूव किया इस सारे वाकया के ऊपर, और पार्लियामेंट की तमाम जमातें को, पार्लियामेंट ही एक वो फोरम है जहां ये बात होनी चाहिए, क्योंकि अवाम का मुंतखब नुमाइंदों का वो फोरम है, और उस पर ये एक बड़ी बात होगी तो उसको तक़वियत भी मिलेगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसको ऑन भी करेंगी और ये तो बड़ा मामला है। मियां साहब, आप चूंकि पहले भी डील कर चुके हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ये बताइए ये जो मुआहदा हुआ है और मुआहदा किया गया है जिसके अंदर 3 नुकात के ऊपर हुकूमत ने अग्री कर लिया है TLP के साथ, इस मुआहदे की क्या कानूनी हैसियत है और क्या आप इनका साथ देंगे अगर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर आए कि जी फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने? यही सवाल हमदुल्ला साहब मैं आपसे करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। जहाँ तक फ्रांस की बदतमीज़ी और उनकी रवैये का जो ताल्लुक है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए, एक फ़र्द ने नहीं की है तौहीन बल्कि रियासत ने की। रियासत, ममलकत, हुकूमत के सरबराह के कहने पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन, अमीज़ खाकुन की नुमाइश बबांगे दुहल अलल ऐलान। लिहाजा ये एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ ये ऐलानी जंग है। होना ये चाहिए था जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम ने उसी वक्त पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे भी किए। सियासी तौर पर हम यही कर सकते हैं। हुकूमत को बजाय इसके कि खादिम रज़वी साहब की रैली आई, धरना बैठ गई, हुकूमत को होश आया कि हाँ सफ़ीर को भिजवाना चाहिए। अगर वाकई हुकूमत का दावा यह है कि यह मदीने की रियासत है और मैं मदीने की रियासत की निगहबान हूँ, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, खादिम रज़वी साहब की क्या ज़रूरत है, पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? आप सफ़ीर, फ्रांस के सफ़ीर को बुलाते, उनको चिट्ठी हाथ में देते कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप अपने अमले से में जा सकते हैं। नहीं, अब्दुल्ला साहब, अगर ये दस्तखत उन पे हुए, उनका कोई नतीजा नहीं? मैं सिर्फ बात पूरी कर लूँ। मैं हुकूमत की रवैये की बात करता हूँ, इस पर आऊँगा जी। वो खुद ब खुद आपको जवाब मिलेगा। ठीक। उनको ये मसनूआत पर पाबंदी, इससे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप फैसला करते, आप ऐलान करते, क्योंकि आप मदीने की रियासत कायम करना चाहते हैं तो आप ऐलान करें, कौन आपको रोकते? आप मदीने की रियासत कायम करना चाहते हैं तो फिर आपने आसिया को क्यों यहाँ बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ फ्रांस भिजवा दिया? ये एक बुनियादी सवाल है। इसलिए अगर ये जो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट ये करने का इरादा नहीं रखते हैं, आपकी राय है कि ये करने का इरादा नहीं रखते। मियां साहब, जो आज मुआहदा तय पाया, आपको मेरी आवाज आ रही है मियां साहब, मियां जावेद साहब? जो मुआहदा तय पाया है तहरीक लबैक के साथ, जिसके अंदर 3 नुकात हैं और कहा गया है कि फ्रांस के साथ हम सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, अपने सफीर को वापस बुला रहे हैं, उनके सफीर को 3 महीने के अंदर बाहर निकाल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन ला रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसकी क्या हैसियत है? क्या हुकूमत कर पाएगी, पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें ला पाएगी? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे अहमद डोगर साहब के जज्बा ईमानी पे कोई शक नहीं है। ठीक। मैं ये कहता हूँ कि ये नौबत आई क्यों? अगर हुकूमत वक्त ने किसी प्रेशर में, किसी एहतजाज के नतीजे में ये मुआहदा करना था, तो फिर मेरा सवाल है कि इन हुकूमत वक्त का ईमान अपना कहाँ है? क्योंकि हम ये समझते हैं, और कोई कलमा गो ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान उस वक्त तक मुकम्मल होता ही नहीं है जब तक वो इस बात पर ईमान न ले आए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान, मेरा सब कुछ माल दौलत कुर्बान, और वो आखिरी नबी हैं। अब मुझे ये बताएं कि फ्रांस के जो खाके हैं, ये प्राइवेट तौर पे मुख्तलिफ वक्तों में कोई बदबख्त जो है वो मुख्तलिफ वक्तों में ये शाया करते रहे, मगर इस वक्त इस दफा तो सरकारी तौर पर ये किया गया है। हमारी हुकूमत जो थी
अगर आज वायदे के नतीजे में फ्रांस का सफीर वापस बुला रही है, भेज रही है या अपना बुला रही है, या उनकी प्रोडक्ट जो है उन पर पाबंदी लगा रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ईमान का जो कमजोर निशानी थी कि हमारे ईमान पर हमला हो गया, हमारी दीन पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह की बेहुदा बात की गई, तो उस पर भी हमें एहतजाज की जरूरत पेश आई, वायदे की जरूरत पेश आई। क्या हम फ्रांस की हुकूमत से मुआहदा कर रहे हैं? हमारी अपनी हुकूमत अपने लोगों से मुआहदा कर रही है। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मियाँ साहब, एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कोई तब्दीली नहीं आई, जो लोग पहले इनको लेके आए थे वो अब फिर से लेके आए हैं, तो इसका एक सियासी पहलू भी तो है। ये भी बात ठीक है कि आप मुझे ये बताएं कि वो मौलाना साहब जो थे वो फरमा रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे उनका वो क्लिप सुना है, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने फिर मुझे मजबूर किया तो मैं वो सब कुछ बताऊंगा कि मुझे उस वक्त बैठाने वाले कौन थे, लाने वाले कौन थे। खुदा का खौफ करें आप। यानी कि आपका, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ करना था तो आप खुद कर लेते। आपको ब्लैकमेल करने की इजाजत, हुकूमत को ब्लैकमेल करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कोई बात और सियासत मजीद गुंजाइश नहीं है, तो पॉइंट स्कोरिंग मेरे दोनों भाई कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि नबी की हुर्मत पे कौन शख्स है जो कुर्बान नहीं है। और सबसे पहले इमरान खान वज़ीर आज़म ने इसको लीड किया, पुरजोर एहतजाज किया, मुजम्मत किया। तो आपने उनके ऊपर शैलेंज ये तो कल की बात है जिस दिन वाकया हुआ, बैकग्राउंड वहां से इन्होंने शुरू किया हाफिज साहब ने। सबसे पहले जितने अमली इक़दामात मुजम्मत के सख्त से सख्त अल्फाजात में ट्वीट किया, टेलीफोन किए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद पूरी दुनिया के सरबराहान ममलकत से बात की। अब कोरोना वायरस फैला चला जा रहा है, वजीर आजम साहब ये कह चुके हैं कि जी हम तो अब किसी किस्म के मुजाहरे या इजलास नहीं करेंगे, जुलूस नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ, हम ऑपोजिशन के साथ कुछ मामला तय भी करना चाहते हैं, हम तरामीम भी चाहते हैं, हम शो ऑफ हैंड की भी बात करना चाहते हैं सेनेट इलेक्शंस के अंदर। आपको जो टास्क दिया गया है उसके तहत अब आप क्या करेंगे? अगर इन्होंने कह दिया धांधली होगी, धांधली होगी गिलगित बल्तिस्तान, ये धांधली का नारा तो जब से हमने होश संभाली है ये सुन रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनसे ये इल्तिजा करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक सियासी और अमली और एक बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया कि वो असेंबली जो कुछ सालों पहले ही बनी, अभी सिर्फ उसका तीसरा इलेक्शन है और वो प्रोसेस एक आगे चल रहा है। ये जो पाकिस्तान की सियासत को आपने 20-30 साल से गंदा किया हुआ है, खुदारा गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को गंदा ना करें, इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करें और वो बड़े साफ शफाफ फेयर इलेक्शन हुए हैं और उन लोगों को उनके मैंडेट के मुताबिक जीने दें। इन्होंने सारी जिंदगी टोपियां पहनाई हैं पाकिस्तान की अवाम को, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने इनको टोपियां पहना के मरियम नवाज को भी और बिलावल को भी वापस भेज दिया। उनका रोना धोना बिलावल का आप देख रहे हैं। ये पीटीएम के बयानिए को मुस्तरद किया है। वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है जीबी की, उसके ऊपर इंडिया खड़ा हुआ है। उन्होंने रियासत पाकिस्तान और मुहब्बे वतन लोगों की आवाज पे लब्बैक का है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे इत्मीनान किया है। और क्या 2015 में और उससे पहले जब इलेक्शन हुए उस वक्त के हालात वाकयात आप जानते हैं। अब जो डोगर यार एक चीज आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने दे, एक असेंबली आगे चल रही है, ऑलमोस्ट वो सुबह है, बाकायदा हम कानूनी तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान वो आप कैसे करेंगे उसके ऊपर देखना होगा, उसके ऊपर आपको 2/3 अक्सर चाहिए जो आपके पास नहीं है। हम तो चाहेंगे ना, बाद में पहले इन्होंने हमारे पहले उन्से बात तो करें, वो सेनेट के अंदर सेनेट को अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। सेनेट में शो ऑफ होना चाहिए, सकते हैं, कर क्या सकते हैं। हालांकि हुकूमत हमेशा इस तरह का रास्ता इख्तियार करती है, मगर आपको उसके लिए अक्सरियत चाहिए। आमिर साहब बात ये, हाँ जी, सेनेट के इलेक्शन करनी चाहिए। अगर चीफ व्हिप साहब इजाजत दे, इनके ख्याल में ये है कि ये भी पार्लियामेंट है और मैं यहाँ पैसे से चीफ व्हिप बैठा हूँ, मैं बात करूँ, आप मुझे भी बात करने दें। जरूर करें। बात ये है मेरे भाई है,
देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के धांधली की जो 25 जुलाई 2018 का जो फिल्म चली, जो स्टोरी चली, जो ड्रामा हुआ इलेक्शन के नाम पर, मुल्क का पैसा ज़ाया हुआ, ख़जाना खाली किया गया, ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात उसका रिप्ले था। ये दूसरी किस्त थी उसका। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं धांधली नहीं हुई है, क्या PMLN के लोगों को नहीं तोड़ा? ये कहे कि हमने नहीं तोड़ा। क्या PMLN के लोगों को लालच देकर नहीं तोड़ा? ये करप्शन नहीं है? क्या PMLN के लोगों को टेलीफोन के जरिए दबाव मिलाकर मरऊब करके नहीं तोड़ा? क्या ये करप्शन नहीं है? ये क्या है? मगर इसके बारे में करेंगे क्या? मैं बात करूं ना, मैं बात करूं। पहले तो आवाम ये सुनिए कि धांधली होती किस तरह है। फिर क्या इनके वफाकी वज़रा ने बशमूल वज़ीर आज़म वहाँ कंपेन चलने के लिए, इंतखाबी कंपेन चलने के लिए नहीं गए? क्या इलेक्शन कमीशन के उसूल, कवायद, रूल, जवाबित क्या है? उधर वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। भाई, आपके रूल और जवाबित पामाल हो रहे थे आपके सामने, आपके नजरों के सामने। पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट की, अब्दुल्ला साहब, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी? मुझे वो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि उनके जो 4 थे उनके ऑब्जर्वर, उनको भी पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया जब वोट डाले जा रहे थे। मैं बात करूं, मुझे जी आपने मेरी बात की तायीद की, आपने मेरे मौकफ की तायीद की ना कि धांधली हुई है। आपके वफाकी वज़रा किस रूल्स के मुताबिक वहां गए? आपके वफाकी वज़रा ने इमरान खान की तस्वीर चस्पा आटा क्यों तकसीम किया आपने? चलिए ठीक है, रिजल्ट किस तरह जा रहे थे, रात को कैसे तब्दील हुई? इसका जवाब देना। अब मुझे चीफ विप बनना पड़ेगा। अच्छा, यूसुफ तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, कौमी असेंबली की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं। यूसुफ साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? आप ये जो सॉलिड एविडेंस है कैसे लेके जाएंगे? और आज जो खान साहब ने बयान दिया कि जी सेनेट इलेक्शंस को अगर साफ शफाफ करना है तो शो ऑफ हैंड आपको करना होगा, आप तो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि अचानक इमरान खान को ये ख्याल कैसे आ गया कि अब हाथ उठाने की बात, उस पर तो मैं यही अर्ज करूंगा कि पहले जो इंतखाबात हुए तब इनको सपोर्ट थी और कुछ ऐसे मखलूकों की सपोर्ट भी थी कि कुछ कैरेक्टरलेस मेंबर्स ने किसी और तरफ वोट कर दिए। ये है इलेक्टेड मेंबर का कैरेक्टर, ये नहीं होना चाहिए। मगर फिर तो अच्छी उन्होंने तजवीज की है कि जी सेनेट इलेक्शंस के अंदर आप साफ शफाफ करना है तो शो ऑफ हैंड हो, आप खड़े हो जाएं तो नहीं, अब वो इसलिए कर रहे हैं हाँ कि अब उसको लग रहा है कि उसके मेंबर टूट रहे हैं। अच्छा, जब उसको लग रहा है कि उसके मेंबर टूट रहे हैं तो वो कहता है कि अब भी हैंड अब शो होना चाहिए। क्यों हैंड अब शो होना चाहिए? एक आदमी अगर इलेक्टेड है और वो लाखों वोट लेके और जीत कर इलेक्शन आता है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना जमीर बेचते हैं, लेकिन बाय जमीर नहीं बेचते। लेकिन एक मर्तबा अगर किन लोगों ने जमीर बेचा तो रोज रोज बेचने वाले नहीं आएंगे। नहीं, मगर देखिए देर आए दुरुस्त आए, किसी को भी फायदा पहुंचाए, शो ऑफ हैंड और साफ और शफाफ होना सेनेट इलेक्शंस। तालपुर साहब, आप नहीं समझते इट्स द नीड ऑफ द आवर? नहीं, बिल्कुल इट इज नीड ऑफ द आवर कि जो हमारे कवानीन है उन्हीं कवानीन के तहत होना चाहिए। इनको अपनी तरह से अपने कवानीन अपनी मर्जी के मुताबिक जब इनको सूट करे तो बना दें, जब सूट न करे तो उनको हटा दें। अगर आप देखोगे सारा इनका सिलसिला जो 2-2.5 साल गुजर गए हैं तो उसमें तो यही हो रहा है। नहीं, यानी कि आपकी पार्टी की सपोर्ट नहीं होगी। जावेद साहब, ये तालपुर साहब कह रहे हैं कि देखिए अब अगर उनको सूट करता है तो वो शो ऑफ हैंड की बात करते हैं सेनेट इलेक्शंस में। आपकी पार्टी का इस पे क्या मौकफ होगा? आप तो डसे हुए हैं, क्या आप कहेंगे ठीक है जी इस बार शो ऑफ हैंड होना चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए मार्च में सेनेट इलेक्शंस? देखिए मुझे से पहली बात तो मैं वो दोबारा से दोहरा लूं कि जिस मुसलमान स्टेट में मुसलमानों के ईमान पर हमला हो और मुसलमानों को ही धरना देना पड़े और प्रेशर में लाकर हुकूमत वक्त से को मुआहदा कराना पड़े,
उससे आप मदीने की रियासत के मॉडल का अंदाजा आप कर सकते हैं। मुझे ये आप बताएं कि अगर ये संजीदा है, पहली बात तो ये है कि कुछ किसी किस्म की भी जो रिफॉर्म है वो होनी चाहिए, ये वक्त की जरूरत भी होती है, पार्लियामेंट का मकसद भी यही होता है। मगर इमरान खान के साथ ये रिफॉर्म हम लाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। इस वजह से कि इमरान खान ने इससे पहले फेडरल के बिल के अलावा जितने बिल लेकर आए, क्या उसमें इसकी बदनीति शामिल नहीं थी? और आज मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले होने वाले इंतखाबात जो है उससे पहले रिफॉर्म की जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब फरमा रहे थे, जो आज उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने कहा कि जनाब रिफॉर्म्स हम सेनेट में इसलिए सेनेट के इलेक्शन से पहले लाना चाहते हैं कि हुकूमतें वक्त जो होती हैं असर रसूख इस्तेमाल करके, अपनी ताकत इस्तेमाल करके लोगों की वफादारियां करते हैं। देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम जनाब हुकूमत में होते हुए ऐसा नहीं कर रहे। भाई आपने अदम एतमाद जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आई थी, उसमें आपने अपनी तमाम तर रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया। पहले तो ये इतराफ़े जुर्म करें। ठीक है, ये जो आपने बात कही है मियां साहब, ये बड़ी अहम बात है। आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के साथ हम किसी किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म करना नहीं चाहेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में आमिर डोगर साहब मौजूद हैं। जी, मैं मियां साहब की बात को करेक्ट करूं, जो उन्होंने 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात की, उससे पहले आपको याद होगा स्पीकर की साहब ने 3 मीटिंग्स बुलाई गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की रिफॉर्म्स के हवाले से, और इनकी अपोजिशन ने तीनों मीटिंग्स का बाइकआउट किया। पार्लियामेंट्री लीडर्स की एक कमेटी बनी थी, अगर आपको याद होगा। अच्छा। इन्होंने हम गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर कोई भी आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, उसको सूबा बनाना चाहते हैं, कोई लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी बॉयकॉट किया, पीएमएल ने भी, अपोजिशन ने अभी अभी मैं रिकॉर्ड को करेक्ट कर रहा हूँ। एक दूसरी बात मियां साहब की बात को मैं करेक्ट करना चलूँ कि देखें, जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट की बात की कि जो कुछ वहां हुआ, और फिर हुकूमती मशीनरी की बात की, हमारे लिए तो आसान है। अगर हमारी बदनीयती हो, हम सूबों से अपनी मर्जी के सेनेटर लेकर आना चाहते हो, हमारे लिए तो आसान, हम तो गवर्नमेंट है, हम तो अपना असर रसूख हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमरान खान आया तब्दीली के नाम पे रिफॉर्म्स करने। ये वर्स्ट पोजीशन बलूचिस्तान और केपीके में आपने देखा कि जिस मेरे मौजूद सेनेटर को सियासत की अलिफ बे नहीं आती, वो पैसा खर्च करके नहीं, मगर बड़े बड़े यही कह रहे हैं कि अब उनको उनकी सेनेट की सीटें जरा कमजोर नजर आ रही हैं, तो इसलिए वो फॉर्म जारी। चलिए इस पे बात करेंगे, नाजरीन छोटा सा वक्फे लेते हैं, वक्फे के बाद। कश्मीर के मसले पे जब मीटिंग हो रही थी, वज़ीर आज़म कहाँ थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब मीटिंग बुलाई, उस वक्त वज़ीर आज़म कहाँ थे? बल्तिस्तान पे। अभी ये बात भी करूंगा ना। अभी इस टाइम जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात है, तुम GB सूबा बनाने के लिए आप पार्लियामेंट्री लीडरशिप को, अपोजिशन को बुलाते हैं इस मकसद के लिए कि गिलगित के आवाम को ये मैसेज देते हैं कि देखो मैं सूबा बना रहा हूँ, अपोजिशन नहीं बना रहे, ताकि आप वोट हासिल करें। अच्छा ठीक है, ये अहम सवाल किए तालपुर साहब, ये जो सवालात किए अपनी जगह, मगर ये कहना कि जी आप अगर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते थे, उन्होंने तो पेशकश की हुकूमत ने, डोगर साहब कह रहे हैं, फिर आप लोग ही नहीं आए। बिल्कुल, ये इनकी पेशकश हमने मुस्तरद की, उसकी वजह से, मुस्तरद करने की वजह से हमारी 5 सीटों से 4 सीटें हो गई पीपल्स पार्टी की, और फिर सुबह होते ही 4 में से 3 हो गई। अगर हम इनके साथ मुशावरत कर लेते इसके ऊपर, तो शायद एक भी सीट नहीं मिलती। देखो डोगर साहब यार बड़े शरीफ आदमी हैं, वो अब उनको तरक्की भी मिली है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। वो नेचुरली अपनी बात, पार्टी की बात वो करेंगे, और मेहरबान दोस्त हैं हमारे। बात देखने की ये है कि कोई सोच सकता है कि आपके इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप रिफॉर्म्स की अभी बात कर रहे हो, जब इलेक्शन हो गई है, कि भाई आप पहले क्यों नहीं किए? भाई हम तब तक अपोजिशन इनके साथ कोई गुफ्तगू किसी चीज पे नहीं करेगी जब तक हम इनको सीरियस नहीं देखेंगे। मैं एक चीज जानता हूं, हो सकता है मेरे दूसरे भाई मुझसे शायद इख्तलाफ भी करें, कि सारे इस मसले का हल जमहूरियत में गुफ्तगू के अंदर है। गुफ्तगू के से हट के कोई और चीजें, सारी चीजें, लेकिन जब एक आदमी इस किस्म से आ जाता है और इस किस्म का है
कि वो अपने ही चीजें करना चाहता है, यानी आपको इस्तेमाल करते हैं जब उनका इलेक्शन लड़ना चाहता है तो 1 करोड़ नौकरियों की बात करता है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो 50 लाख घर देने की बात करता है, और आटा पता नहीं 35 रुपए था। चलिए इसके ऊपर महंगाई के ऊपर एक अलग ही प्रोग्राम होगा तालपुर साहब, मगर मियां जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, यही डोगर साहब बात करते हैं कि जी पेशकश जब करें तो आप आते नहीं, बहरहाल आपका भी वही मौकफ होगा यकीनन जो JUIF और पीपल्स पार्टी का है, मगर ये जब आप कहते हैं कि जो ले जाने वाले हैं अब वो ही इनको वापस लेके जाएं और कोई बातचीत नहीं होगी इमरान खान साहब की हुकूमत से, तो फिर ये भी तो एक गैर जमहूरी एक स्टेटमेंट है ना। आपने अगर कानून, आप किस कानून के तहत आप बातचीत करेंगे अस्करी क़यादत से? नहीं, पहले तो बात ये है कि कोई ये हमें बताए कि किस बंदे से हम बात करें जिसकी कोई जबान नहीं है, जिसका कोई कॉल नहीं है। आप मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली पर जब आप कहते हैं कि इनको जो लाए हैं वो लेके जाएं, तो जो लाने वाला अमल गलत था तो फिर ले जाने वाला अमल भी तो गलत है। अगर पहले तो ये इतराफ़े जुर्म करें कि ये लाने वालों का सिलेक्शन कमेटी के हिस्सेदार थे, बेनिफिशरी थे, जो यकीनन जो आज हुकूमत में बैठ के बेनिफिशरी हैं, इतराफ़े जुर्म करें कि इन्होंने वो एक्ट गलत किया था जब ये थर्ड अंपायर को आवाज दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों ने इलेक्ट किया होता तो यकीनन आईनी रास्ता इस्तेमाल किया जाता इनको घर भेजने का, क्योंकि ये आए गैर आईनी तरीके से है तो यकीनन फिर वही रास्ते अपनाए जाएंगे। और फिर बात यह है कि अगर फिर तो रीत बन जाएगी कि जो इधर से आते हैं उनको उसी तरह लेके जाते हैं, और ये भी रीत बनेगी कि भिजवाने वाले जो हैं वो भेज भी कभी भी सकते हैं, फिर बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। मनीजे पहली बात यह है कि हम आइन कानून की बालादस्ती की बात क्यों करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि अदारे अपनी हदूद दे रहे हैं? कवानीन तो इससे पहले भी बनते रहे हैं, आइन मौजूद है, मगर क्या इस पर अमल कभी होता है? क्या ताकतवर लोग जो हैं उस आईनी हदूदों की यूज को फैलते नहीं है? और अगर फैलाते हैं तो उस चीज को रोकना तो असल मकसद है PDM का। कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको हटा के हमें लेकर आए कि इलेक्शंस करें और साफ और शफाफ हो। ओके, साफ शफाफ जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इंश्योर नहीं करवाए जाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। हम मजीद फंसते जाएंगे। ठीक, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अच्छा डोगर साहब, अब आपने देख लिया JUIF का मौकफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौकफ है, जो खान साहब हैं उन्होंने आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगा ली, खुद तो वो इनसे मिलते नहीं हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इनके साथ बैठते नहीं हैं, तो आप कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स के तौर पे इनको आप आमादा करेंगे कि जी आपने जो कानून पास करने वो करें? देखिए, खान साहब हमारे लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। चलिए, तो आज रुपया आपका स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट हो गया, इनका जवाब दे। फिगर्स की बात कर रहा हूँ, 100 आपके इनको कैसे आमादा करेंगे? प्रोविंशियल स्टेटस बनाने उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, कैसे करेंगे? जहाँ तक मेरी ड्यूटी की बात है, ज़रा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसी एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक है। असेंबली में भी बतौर चीफ विप मैंने 2 साल बड़ी ईमानदारी से मेहनत से काम किया, और मेरा एक ब्रिज का भी एक मेरा रोल है। मेरे भाई ने बात की कि जी इन्होंने पहले कौन सी कानून साजी की है, तो मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ कि इस हंगामा आराई के बावजूद कि पहले दिन से आज तक अपोजिशन सिर्फ अपने मुकदमात, अपने मफादात की जंग लड़ रही है, अपनी करप्शन बचाने की सियासत कर रही है, फिर भी हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की है। एंड अभी मुझे जो मगर मेरा सवाल मिला है, अगर वजीर आज़म साहब एक ऑलिव ब्रांच करें, और चूंकि वो वजीर आज़म हैं, अगर वो इनके साथ मिल के बैठ सके, चूंकि वो फेल हो गए हैं। आज ही वजीर आज़म ने मुझे ऑफर दी है कि आए जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं वो हम बैठाएंगे ना, वो मेरा रोल है, मैं इनके साथ नहीं। देखिए बात ये कि हर जगह वजीर आज़म तो नहीं होता ना,
अच्छा। एक कमेटी होती है, पार्लियामानी लीडर्स होते हैं, उसके साथ एक बैठ के कॉन्सेंसस होता है, ब्रेन। आपको लग रहा है कि ये आपके साथ बैठने के लिए हम तो सीरियस है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी पार्लियामेंट के उन चंद एक सियासतदान थे जिनका बहुत इज्जत मकाम है, अपराइट इंसान है, हम सीरियस हैं। मैं एक चैनल में कौम देख रही है, एक वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी की हैसियत से कह रहा हूँ कि हम तो सीरियस हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो उस दिन भी सीरियस थे जब पहले दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद स्पीच करने आए, जब इन्होंने वो स्पीच उनकी हंगामा आराई की नजर की, वो तो उस वक्त ऑफर कर रहे थे चार्टर्ड ऑफिसर करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, गवर्नेंस की रिफॉर्म करनी पड़ेंगी ना। उसके लिए आपको जिस तरह ये धांधली का मसला है, ये आपको हल करना पड़ेगा, सीरियसली देखना पड़ेगा। कंक्लूडिंग कैसे बात करें, कुछ दिन तो लगेगा ना, हम कैसे बात करें जब एक सरबराह हुकूमत जो अपने आप को समझते हुए वो पंजाब के 5 AG इसलिए तब्दील करते हैं कि अपने बहनों की प्लाट छुड़वाए। सीसीपी लंबी बात हो जाएगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स तालपुर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे दे दीजिए। को क्या कहते हैं आपसे भी मुखातिब है आमिर डोगर साहब। शबर ज़ैदी की बात आज आपने सुनी? जी तालपुर साहब, बिल्कुल मेरी ये गुजारिश है कि डोगर साहब तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और लगानी भी चाहिए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार ना हो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो ये कहूंगा कि पूरी अपोजिशन अब इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार ना हो। लेकिन चूंकि मैं एक सियासी वर्कर हूं और एक सियासी कारकुन हूं, अल्टीमेट इन सारे मसलों का हल गुफ्तगू में होता है। हाँ। इसके लिए हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और गुफ्तगू करके, लेकिन गुफ्तगू तब होगी जब पूरी अपोजिशन मुत्तफिक होगी और पूरी अपोजिशन को ये तासर दिया जाएगा और उनको ये कमिटमेंट दिया जाएगा कि ईमानदारी, दयानतदारी के साथ गुफ्तगू होगी। बाकी इस तरह से बात करना जैसे आमिर डोगर साहब ने कहा कि पहले और मिलते हैं उसके बाद वो मिलते हैं, तो माना उनकी गुफ्तगू में यही लगा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलना चाहते, खुदा करे खुश हो। और दूसरी एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि इलेक्शन हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के जलसे हो सकते हैं। आज की कैबिनेट में उन्होंने फैसला कर दिया कि भाई जलसे सब नहीं हो सकते। ये कहाँ की जमहूरियत है? यानी जब आपके पास ये कोविड आई थी, सिंध ने एक एक्शन लिया, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसे सब लोग आप लोग ये अहम नुक्ता है, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जो आपने बात कही कि जी गुफ्तगू से ही मामलात हल होते हैं, तो नाजरीन आज जो हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि गुफ्तगू के लिए कोई दरवाजे खुले भी हैं कि नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि डोगर साहब के पास एक मिशन इम्पॉसिबल है और पहले एक माहौल बनना होता है मुज़ाकरात का, और इस वक्त ऑपोजिशन जो है, तमाम ऑपोजिशन, उनका वो कहना है कि वो अब माहौल नहीं जिसके लिए गुफ्तगू के लिए राह हमवार हो सकती है। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।